हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे बहुत ही मस्त, जबरदस्त और औसम होंगे। ठीक है, तो बच्चा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे घर में जब करंट फ्लो होता है तो वो हम तरह तरह की डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे हमने फैन यूज किया, हमने हीटर यूज किया, ठीक है, हमने बल्ब यूज किया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम अपने घर में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा इनका जो काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो तो ये करते ही करते हैं, लेकिन साथ में इनके साथ कुछ ऐसी ऊर्जा भी निकलती है जो हमारे लिए अनवांटेड होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा फैन है। ठीक है, हमारा फैन किस लिए बना है सर? एयर को देने के लिए बना है, हमें हवा देने के लिए बना है। लेकिन आप सोच के देखो ना, जब आप चलते हुए पंखे को आप ऑफ कर दो और उसके बाद उसको टच करो तो आपको क्या लगेगा? सर ये तो गर्म हो गया। अच्छा, वो जो हीट वहां से जनरेट हुई, क्या वो हमारे काम की है? नहीं सर, वो तो अनवांटेड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो हीट क्रिएट हुई बच्चा, उसका रीजन कौन था? करंट था। क्या बिना करंट के भी उसको टच, अगर मान लो फैन नहीं चल रहा है, मान लो 2 घंटे से आपका फैन बंद है और जाके आप टच करो तो क्या आपको वो हीट महसूस होगा? नहीं होगा सर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि करंट की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? हीट क्रिएट हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है बच्चा? हीट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका फायदा भी है। क्या फायदा है? फैन के केस में तो नुकसान है, ठीक है, जो हमारा अनवांटेड एनर्जी निकल रही है वो तो नुकसान है। लेकिन हीटर के केस में, अरे सर हीटर के केस में तो ये सही है। क्यों? क्योंकि हमें वही तो चाहिए। ठीक है, आयरन के केस में, अरे सर इसमें भी सही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टोस्टर के रूप में सर बिल्कुल ये भी सही है। तो मतलब क्या है कि करंट की वजह से जो हीट बच्चा जनरेट होती है ना, उसके भी हमारे क्या है? फायदे हैं। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि कितना हीट जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, कितना करंट पास करने पे कितनी हीट क्रिएट हो रही है, उसमें वोल्टेज का अपना क्या योगदान है। ये सारी बातें मैं इस वाले टॉपिक में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया था, बैटरी या सेल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है। देखो, मैं आपको बताऊं, जो हमारा परिपथ होता है, जो आरेख होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सर बैटरी उत्तरदायी होती है या फिर सेल उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अच्छा ये कैसे उत्तरदायी होते हैं? ये क्या करते हैं कि उस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेंटेन कर कैसे पाते हैं? देखो, जो बैटरी होती है बच्चा ना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ऊर्जा बनती है या फिर एनर्जी बनती है। और वो जो एनर्जी होती है वो क्या करती है? पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, उनको फ्लो कराने में मदद करती है। ठीक है, और जिस दिन ये एनर्जी खत्म हो जाती है उस दिन पता चला कि अरे सर बैटरी खत्म हो गई हमारी टॉर्च की। एक काम करो, जाओ मार्केट एक नई बैटरी लेके आओ। मतलब कि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो गई, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में फ्लो नहीं कर पाते और फाइनली जो हमारी विद्युत धारा है वो भी नहीं बहती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ओके, अब देखो हम इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनली पढ़ेंगे। प्रोफेशनली पढ़ने का मतलब कि और डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, बैटरी का काम आपको पता है, ये क्या करती है कि किसी भी सर्किट डायग्राम में करंट को मेंटेन करती है। ओके, और इलेक्ट्रिक फैन का जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप जानते हो, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू बैटरी। अब जैसे हीटर के केस में आप चेक करो, तो जो हमारा परिपथ होता है वो प्योरली क्या होता है? रेजिस्टिव होता है। जैसे नाइक्रोम का वायर हीटर वाले डिवाइस में यूज होता है, हाँ, तो प्योरली क्या होता है? रेजिस्टिव होता है। आपको पता है कि उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में जब हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं ना, तो उसकी वजह से जो हीट जनरेशन है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है और उसका इसी क्वालिटी का हम क्या करते हैं? फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, तो वही बात ये बोल रहे हैं। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? विद्युत प्रवाह के हीटिंग प्रभाव के रूप में इसी को हम क्या करते हैं? जाने जाते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं इसी पे बताना चाह रहा था। ठीक है, मान लो ये बैटरी है और बैटरी से हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। सिंपल सी बात है, जो हमारा करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है ना? हाँ, ओके। अब बच्चा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो? हमने पढ़ा था कि जब मान लेता हूं इसका विभवांतर भी है। ठीक है,
जब किसी सर्किट डायग्राम में करंट हमारा फ्लो होता है तो हमको क्या साथ में मिलता है हीटिंग इफेक्ट के प्रभाव से? सर हीटिंग इफेक्ट में हमको गर्मी मिलती है या हीट मिलती है, ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? W अपॉन क्यू होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे बच्चा अगर आप नोटिस करो तो W को मैं क्या लिख सकता हूं? VQ लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहां पे जो काम हो रहा है देखो, ये वर्क है ना, क्या वर्क है सर? ये वो वर्क है, वो एनर्जी है या वो वर्क है जो बैटरी किसको देती है? इस सर्किट को देती है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराओ, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है वो कैसे डिफाइन होता है? V मल्टीप्लाई Q। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो इसमें मेरे को पावर निकालनी है। पावर कैसे निकलती है? शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला मेरी शक्ति तुमसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो कार्य करने की क्षमता है ना वो तुमसे ज्यादा है। मेरी जो वर्क कैपेसिटी है, वर्क डन कैपेसिटी है, वो तुमसे ज्यादा है। अच्छा, वर्क डन कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? अब सोच के देखो, आप, मैं और आप दौड़ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके और मेरे में रेस होने वाली है। तो मेरे कोच ने बोला कि आप लोगों के पास एक सेकेंड का, सॉरी, चलो 1 घंटा ले लेते हैं, ठीक है, 1 घंटा बेटर रहेगा। आप दोनों के पास 1 घंटे का टाइम है। आप दोनों लोग दौड़ना शुरू करो। 1 घंटे में जो ज्यादा दौड़ लेगा, टाइम देखो बाउंड है 1 घंटा, जो ज्यादा दौड़ लेगा उसकी कैपेसिटी, वर्क डन कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं और मेरा भाई दौड़ना शुरू करा और 1 घंटे बाद क्या होता है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ गया और मेरा भाई 8 किलोमीटर दौड़ गया, ठीक है। मैं ज्यादा दौड़ गया, ठीक है, हाँ मैं ज्यादा दौड़ जाऊंगा, ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं ज्यादा दौड़ जाऊंगा, ठीक है। तो 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर दौड़ गया और जो मेरा भाई है वो 8 किलोमीटर केवल दौड़ पाया। तो इसका मतलब वर्क कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? मेरी ज्यादा है। तो अब देखो यहां पे अगर ये टाइम नहीं होता ना तो फिर ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नहीं? तो वैसे ही बच्चा, शक्ति जो होती है इसी को हम एक तरह से शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मतलब वहां पर टाइम क्या होता है कि एकांक समय में आपने कितना काम किया, वही आपका क्या होता है? शक्ति होती है, पावर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अब यहाँ पे जो काम है अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बच्चा? T से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? W अपॉन T। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, ठीक है। तो W अपॉन T मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? पावर हो जाएगा। और इसको मैं कैसे मेजर करूंगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो W अपॉन T, तो इसका मतलब यहां भी मेरे को करना पड़ेगा W अपॉन T, ठीक है। अब ये W अपॉन T क्या होता है? पावर होता है, तो P हो गया। अब आप मेरे को बताओ, यहां पे V है, ठीक है। Q अपॉन T क्या होता है? मैंने शुरू में बताया था सर, ये Q अपॉन T तो उसको शो करता है, किसको शो करता है? विद्युत को शो करता है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है। तो P इज इक्वल टू VI हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो है आपका परिपथ अगर कोई है तो उसमें जो पावर अगर आपको निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। P इज इक्वल टू VI। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है बच्चा, ओके, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब मेरे को क्या पता करना है? दूसरा पॉइंट मेरा क्या है बच्चा? ध्यान से देखना कि इसमें जो बच्चा हीट है वो कितना प्रोड्यूस हुई, ये मेरे को निकालना है। तो हीट जो होता है वही तो वर्क डन होता है, ठीक है। हीट और वर्क डन में फर्क नहीं होता बच्चा, वो दोनों एक ही होते हैं। तो अब मेरे को निकालना है, तो मेरे को क्या निकालना है? हीट सप्लाई कितना हो रहा है। तो आपको पता हो जो पावर होता है अगर आप उसमें टी का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर दो? समय का मल्टीप्लाई कर दो। किसमें? शक्ति में। अगर आप समय का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सर्किट में जितना हीट डिसिपेट होगी वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो अब देखो शक्ति मेरी कितनी है सर? P है मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो P मल्टीप्लाई टी क्या हो गया? H। H क्या होता है सर? H जो है वो हीट है जो यहां से डिसिपेट हो रही है, ठीक है, या फिर निकल रही है, ठीक है। जैसे मेरा रॉड जल रहा है, तो रॉड अगर हल्का सा भी गर्म होता है तो उसमें से कहीं ना कहीं हीट निकली है, बिल्कुल निकली है। तो वो जो हीट है बच्चा ना वो इसी को रिप्रेजेंट करती है, समझे? तो यहां से जो हीट निकलेगी वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी सर P मल्टीप्लाई टी। और P की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है? हमने निकाल रखा है P की वैल्यू VI। तो मैं अगर यहाँ पे VI प्लेस करूंगा तो मेरे को H की वैल्यू कितनी निकल गई सर? H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई टी निकल गया, ठीक है ना। तो अगर आपको निकालना है कि किसी सर्किट में कितना हीट जनरेट हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये जो H है वो किसको शो कर रहा है सर? हीट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है सर? हीट को शो कर रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं, जो चीजें मैं बता रहा हूं बस सुनते रहो फोकस के साथ, चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
ओके। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे, कुछ नहीं करना, अब एक चीज आप जान गए, उसी का यूज करके बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, h इज इक्वल टू बच्चा क्या है, VIT है, क्या है, VIT है। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओम का लॉ क्या बोलता है बताओ, ओम का लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR, यही बोलता है ना। तो आप बताओ यहाँ V की जगह क्या मैं IR पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो ये मेरा हो गया IR, I और T, और फाइनली ये मेरे को क्या मिला बताओ, फाइनली ये मेरे को मिला I² RT। क्या बोलते हो? तो ये वो हीट है बच्चा ना, जो इस सर्किट में या फिर किसी भी सर्किट में क्या होती है, डिसिपेट होती है, मतलब निकलती है। तो आप चाहे इसका यूज करो H इज इक्वल टू VIT का, चाहे आप H इज इक्वल टू I² RT का यूज करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यही 2-3 फॉर्मूले जो है ना, इन्हीं का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा दिमाग में रखना, आप तो फायदे में रहोगे। और बाकी डेरिवेशन कैसे हुआ, किस तरह से मैंने किया, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है हमारा फिनिश होता है, और हम थोड़ा अभ्यास के प्रश्न करेंगे, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न करने का एक फायदा है, पता है क्या बच्चा, अभ्यास के प्रश्न आप करोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा जो पीछे मैंने थ्योरी पढ़ा है वो सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, और एक एक क्वेश्चन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, बस ध्यान से फोकस होकर सुनते रहो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब देखो मेरे पास एक तार है, कोई भी तार मैं यूज कर लेता हूं, जैसे ये मेरे पास एक लंबा सा तार है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इन्होंने क्या बोला कि इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है बच्चा, R है, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध है इस वायर का कितना है, R है। और इसको मैंने 5 बराबर पार्ट्स में क्या किया, तोड़ दिया। तो 5 बराबर पार्ट, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 बराबर पार्ट्स में मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। किसको, इस वायर को, इस तार को, ठीक है। ओके, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। किसमें मैंने सेट कर दिया बच्चा, पैरेलल। ये जो टुकड़े हैं इनको मैंने पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R अपॉन R डैश का अनुपात बताइए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, अब इसने जो बोला, मैं क्या सोच रहा हूं ना, इसको एक सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे फिगर आउट कर दूं, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो एक मैंने बैटरी ऐड कर दिया, अब ये 5 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1, ठीक है, 2 3 4 5, ये कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, ये ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, बैटरी से दोबारा लाके कनेक्ट कर दिया, ये मेरा प्लस हो गया और ये मेरा माइनस हो गया। अब देखो ये जो बच्चा ये था मेरा पूरा का पूरा वायर, इसका जो R था, मैं मान लेता हूं इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है, और इसका क्या है, R5 है, ठीक है। यही है, बिल्कुल सर यही है, ओके। अब देखो आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला था आपका R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई L अपॉन E, यही था ना। हाँ, अब देखो ये जो वायर है बच्चा, जब मैंने इसको कट किया बीच में से 5 बराबर भागों में, तो आप मेरे को बताओ इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्या ये बदल गया? नहीं सर, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे जब भी इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो मैं इसमें ए को टच नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से रेजिस्टिविटी को देखते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होता है बच्चा ना, वो किसी भी मटेरियल के अपना खुद का गुण होता है, वो कभी बदलता नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे एक तार है, इस तार को मैं 100 टुकड़े कर दूं, लेकिन हर एक टुकड़े का जो रेजिस्टिविटी होगा ना बच्चा, वो वही होगा जो पहले था। चाहे लंबे तार का मानो, चाहे छोटे तार का मानो, चाहे बड़े तार का मानो, उसका जो बच्चा रेजिस्टिविटी है ना, वो सेम का सेम रहता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब इसको R इंटू रो इंटू L अपॉन A में जब मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा ना, तो कैसे मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, अब देखो जैसे मैं पहले वाले का मानता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे तार का जो रेजिस्टिविटी है मैंने क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? सर R अपॉन 5 होगी, ठीक है। R1 की वैल्यू देखो सेम है, सब दोनों में कोई फर्क नहीं है।
तो इसका मतलब सबकी कितनी होगी, R2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ सर, ये भी R/5 होगी। R3 की सर ये भी R/5 होगी। मतलब क्या हुआ कि R1 R2 बराबर R3 R4 इज इक्वल टू R5। मतलब ये सब जो होंगे सब कितना होंगे, R/5 होंगे। ये बात क्लीन है कि नहीं क्लीन है? ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखना, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ अपना काम कर लूंगा। ठीक है, देखो तो मैंने इस पूरे की रेजिस्टिविटी कितनी मानी, R, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 1/R इज इक्वल टू सर 1 पहले वाले का, चूंकि ये पार्श्व क्रम में है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ऐसे 1/R5 ऐसे लगेगा ना ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि दैट इज इन parallel condition, that is located in parallel location, so we have to use this formula. okay, so अब देखो यहाँ पे जो 1/R है, अब देखो R1 की वैल्यू कितना है बच्चा, सर R/5 है, तो मैं यहाँ पे R/5 लिख सकता हूँ। देखो R1 की वैल्यू R/5 है और सबकी वैल्यू वही है। ठीक है, तो प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 कितना हुआ, 1 2 3 4, एक और 5 टुकड़े हैं ना, 5 पीसेस हैं, तो मैं इतना लिखूंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लीन है? ओके, उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब 5/R/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल। अब देखो इसको और आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। देखो 1/R इज इक्वल टू, अब देखो ये बच्चा यहाँ पे 5/R/5 है, तो 5 ऊपर आ जाएगा तो 25/R हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 25/R, यही हो गया ना? हाँ सर बिल्कुल यही हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे, ये कह रहा है कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, अब देखो जो संयोजन का पूरा है कितना है, R डैश है, तो यहाँ R डैश हो जाएगा, क्योंकि जो R माना था मैंने पूरे का माना था, तो यहाँ पे R डैश हो जाएगा। ठीक है, अब तो 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R हो गया। पूछ क्या रहे हैं, R/R डैश का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको आप यहाँ पे सेट कर दो, तो R/R डैश इज इक्वल टू 25/1 हो गया, मतलब ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें A B C में कौन सा ऑप्शन है, सर डी वाला ऑप्शन है। समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, पहले तो पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डैश है। ठीक है, और फिर आपने इंडिविजुअल निकाल लिया, इसका कितना है, R/5 है, R/5 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 R/5, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप। ठीक है, और सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना आसान? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगला है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। अब देखो हमने जब पढ़ा था विद्युत शक्ति वाला फॉर्मूला, तो हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू VI, ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा, और क्या पढ़ा था? अब देखो यहीं से ड्राइव करना शुरू करो। एक P को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो IR उठा के V की जगह रख दो, तो ये कितना हो गया, I²R हो गया, ये भी शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, देखो मुझे भी पता नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही निकाल रहा हूं अपने तरीके से, जो फॉर्मूले याद हैं उन्हीं का यूज करके मैं 1 1 2 1 करके निकाल रहा हूं। ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है? ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे I इज इक्वल टू V/R कर दूं तो कैसा रहेगा बताओ? हाँ देखो, I की जगह मैं V/R प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा V/R का क्या, होल स्क्वायर इंटू R, तो ये मेरा हो गया P इज इक्वल टू V²/R, ये भी तो हो गया। देखो ये वाला R इस वाले R से कट गया, एक R लेकिन बचा, तो P इज इक्वल टू V²R हो गया। अब देखो ये तो है, ठीक है, ये तो है, P इज इक्वल टू VI, सर ये भी है, और I²R देखो ये भी है, सॉरी हाँ I²R देखो ये भी है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है आपको, ये वाला देखो IR², ये वाला, मतलब बकरियों के बीच में जो भेड़ बैठी थी ना वो मिल गई। कभी कभी ऐसे भी करना होता है क्वेश्चन को, कि जो हमें पता होता है पहले तो हम उनको निकाल लेते हैं, और जो बच जाता है लास्ट में, अच्छा यही चोर है, तो चलो भैया हटो यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया बच्चा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं? अब देखो ये सारे
चीज़ें जो है ना आपको तब दिमाग में आएंगी जब आपको अच्छे से पढ़े होगे आप, जब आप अच्छे से स्टडी करोगे ना, डीपली स्टडी करोगे, तो ये आपके ये जो क्वेश्चन है बच्चा ना चुटकी में हो जाएंगे आपसे, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है, किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट है, 220 और 100 वाट है। ओके, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, जस्ट अ मिनट बच्चा, जब किसी विद्युत बल का अनुमतांक जो है 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पे प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चा। ठीक है, फॉर्मूले यूज करने हैं, फॉर्मूला बाजी करना है। मैं आपको बताऊं, ये आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊंगा नहीं। ठीक है, आपको शक्ति निकालनी है, फॉर्मूला मैंने बता रखा है, उठाओ डालो और फाइंड आउट करो। ठीक है, इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं, करो और कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कमेंट में कितने लोगों का आंसर आता है और मैं इसको चेक करेगा कि एक्चुअल में सच में आपका सही आंसर है या नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, उसके बाद है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? बड़ा सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों केस में आपको H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कौन से केस में? जब ये जो हमारी रेजिस्टेंस है जब ये पैरेलल होंगे तब निकालना है आपको ऊष्मा, और जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तब आपको ऊष्मा निकालना है। ठीक है, अगर ये दो काम आप कर ले जाते हो ना तो उसके बाद अनुपात निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस पे हम टाइम देते हैं। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। उसमें क्या है, इरेज, पहले मैं पूरा हटा दो इसको। ठीक है, अब देखो, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। दो चालक तार है, मतलब क्या है कि समझ लो दो प्रतिरोध हैं अपने पास। ठीक है, पहले मैं उनको किस में सेट कर दूं? पैरेलल सेट कर दूं। ठीक है, पहले मैंने इनको पैरेलल सेट कर दिया। ओके, समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल। अब देखो, मैंने इनका जो रेजिस्टेंस है क्या क्या मान लिया। अब देखो, इनके पदार्थ भी सेम है, लंबाई भी सेम है, व्यास भी समान है, तो इसका मतलब अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इसका जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया? R डैश मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस पूरे का वो निकालूंगा, क्या निकालूंगा कि इसका टोटल कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चा? 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन R, और R डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस पूरे का जो आपका निकल रहा है, क्या निकल रहा है? रेजिस्टेंस, वो कितना निकल रहा है? R/2 निकल रहा है। ठीक है ना, समझ में आता है? ओके, तो ये मेरा निकल गया R/2। चलो इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मेरा R/2 निकल गया। अब मैं इन्हीं तारों को किसमें सेट करूंगा? सीरीज में सेट करूंगा। ठीक है, तो अब सीरीज में सेट करके निकालते हैं। तो सीरीज में सेट करना तो बहुत आसान होता है, ये मैंने कर दिया, फिर ये कर दिया, और उसके बाद एक बैटरी यहाँ पे होल्ड कर दी। ठीक है, इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया, ये R है तो ये भी R होगा, और इस कंप्लीट सर्किट डायग्राम का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चा, वो मैंने क्या मान लिया? R डबल डैश। ठीक है, R डबल डैश मान लिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चा? 2R हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, ये आपको पता है। ठीक है, अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि इसमें कितना हीट जनरेट हो रहा है, और ये फाइंड आउट करूंगा कि इसमें कितना हीट जनरेट हो रहा है। तो आप तैयार हो? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। ओके, अब देखो, ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये जो बैटरी है बच्चा वो V वोल्ट की है। कितनी वोल्ट की है बच्चा? V वोल्ट की। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है? H इज इक्वल टू क्या होता है? कितने फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं H के? बताओ। एक तो देखो H का आपका होगा I² RT, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एक H क्या होगा सर? एक H तो
सर अभी निकाला था ना मैंने, देखो यहाँ पे ढेर सारे आपके फॉर्मूले दिए गए, ये देखो यहाँ पे शक्ति को अब ये शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ऊष्मा निकालनी है कि ऊष्मा कितना होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हो रही रिकॉर्डिंग सही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं, हम मेंटेन कर लेंगे। तो जो मेरा हाँ, तो जो बच्चा जो हमारा ऊष्मा डिसिपेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, देखो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैंने आपको बताया ना। अब यहाँ पे हमने जब पढ़ा था, देखो ये हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी ये वाला, ये पावर का पढ़ा था। तो पावर और हीट डिसिपेट में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो दो फॉर्मूले होते थोड़ा सा आगे पीछे फ्लैक्चुएट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या हमने पढ़ा, कहाँ गया ये, तो अब हमने ये अपना फाइनली निकाल लिया। तो आप मेरे को बताओ, पहला तो ये फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी, एक और होता है आपको पता होगा क्या, वी स्क्वायर क्या होता है, याद है फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला भैया, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है, क्या होता है बच्चा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हमको सीन है कि वी स्क्वायर टी अपॉन आर, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम दोनों परिपथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा कि कितना हीट जनरेट हो रहा है, और उसके बाद इसमें निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें निकालूं तो मैं मान लेता हूं इसमें H हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब मैं इसका वो रखता हूं, टोटल कितना है सर, टोटल मैंने r/2 निकाल रखा है, ओके। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, r/2 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, वी स्क्वायर टी अपॉन r/2, ठीक है, ये बात क्लीन है, ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया मेरा 2v स्क्वायर अपॉन टी अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पहले वाले केस में क्या निकल गया, हीट निकल गया इस वाले केस में। अब मैं इस वाले केस में निकालूंगा, तो सिंपल है, इसमें भी मेरे को लगता है वही आएगा ऑलमोस्ट। तो देखो वी स्क्वायर टी, तो वी स्क्वायर टी मैंने वैसे ही रख दिया, और आर कितना है बच्चा, यहाँ पे 2r है, तो यहाँ पे मैंने 2r कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरे केस में निकल गया, तो मैंने इसको h डैश अपॉन 2r कर दिया। अब पूछ क्या रहा है कि उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है, आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले श्रेणी क्रम का ऊपर करेंगे और पार्श्व क्रम का नीचे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या अनुपात निकल रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर का हटा देता हूँ, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ओके। इरेज कर दो भैया इधर का, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। अब तो इसका काम खत्म हो गया, जिसका काम खत्म हो गया भैया सब लोग साइड हटो, ठीक है। तुम केवल तब तक यूजफुल हो जब तक काम के हो, क्यों आजकल दोस्त भी ऐसे हो गए हैं ना, मतलब काम निकल गया तो फिर छोड़ के भाग जाते हैं, और जब तक काम रहता है तब तक चिपके रहते हैं। ऐसा है क्या कुछ आप लोगों के साथ, होता है ऐसा, 10th क्लास और 11th और 12th में ऐसा ही होता है खैर कोई नहीं, आप लोग मस्त रहो बस, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फंडा निकाला था बच्चा मैंने, ये पहला वाला, ये किसमें था आपका, पैरेलल था ना, हाँ, और ये मेरा था सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में क्या अनुपात होगा, इसका मतलब श्रेणी क्रम वाला ऊपर होगा और पार्श्व क्रम वाला नीचे होगा, मतलब यहाँ पे h डैश अपॉन h होगा। तो मैंने क्या किया, h डैश अपॉन h कर दिया, इज इक्वल टू, अब देखो h डैश की वैल्यू कितनी है सर, ये है आपकी वी स्क्वायर टी अपॉन 2r, ठीक है, ओके, अपॉन, उसके बाद जो h की वैल्यू है वो इतना है, कितना है, 2v स्क्वायर टी अपॉन r, ठीक है, ये है, समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अब देखो वी स्क्वायर टी ऊपर है, पूरा का पूरा कैंसिल, और यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ ना, तो ये मेरा हो गया 1/2r मल्टीप्लाई r अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से r कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो मतलब इन दोनों का जो अनुपात निकल के आया बच्चा, वो कितना निकल के आया, 1/4 निकल के आया, ठीक है। आसान था ना, हाँ सर बिल्कुल आसान था। तो इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चा इसको, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आप करो। अब मैं आपको बताऊं, इसी से रिलेटेड ऐसे ही 2-4-6 क्वेश्चन और भी हैं आपकी एक्सरसाइज में, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप खुद करो, ठीक है, करो अच्छे से, उसको कमेंट करके बताओ। अगर कोई दिक्कत होती है ना, तो आप मेरे को कमेंट में ही बताना कि सर ये दिक्कत है, तो मैं उसके रिगार्ड आपको सोल्यूशन या फिर किसी ना किसी तरह वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी इसी के साथ आज का जो मेरा पूरा चैप्टर है वो फिनिश होता है।
ठीक है। इसके बाद हम 1 शॉर्ट्स वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ें बनाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और इस 1 शॉर्ट वीडियो जो अब आज के बाद रिलीज़ होंगे उसको अच्छे से देखना शुरू करो। आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। बस दिमाग में माइंड सेट करके रखना कि मेरे को बहुत अच्छा करना है और सबसे बेस्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं बच्चा इसी के साथ। गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और खुश रहो।